ऑनलाइन ट्रेनिंग जो टीचर्स के लिए चल रही है 3 मॉड्यूल पर प्रेरणा मिशन के तहत आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। इस वीडियो में मैं 121 प्रश्न लाया हूं, छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके माध्यम से आप ट्रेनिंग को समझ पाएंगे और इन मॉड्यूल को समझ पाएंगे कि मॉड्यूल हमें क्या बताते हैं, क्या इसमें दिया गया है। तो उन प्रश्नों पे एक नजर डालते हैं। जो वो प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ एवं शिक्षण तकनीकी फ्रेमवर्क का उद्घाटन कब और किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया। मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश कब आया? 2 सितंबर 2019। प्रेरणा मिशन का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है? मार्च 2022 तक 80% बच्चों तथा प्रत्येक विकास खंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग गोल प्राप्त करना। जो प्रेरणा लक्ष्य है वह प्राप्त करना। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है, इसे विस्तृत रूप में जाने तो प्रेरक विकास खंड, प्रेरक जनपद और प्रेरक मंडल का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। प्रेरक विकास खंड के लिए विद्यालयों का सत्यापन कौन करेगा? तो स्वतंत्र बाह्य संस्था या थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा। मिशन प्रेरणा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु किस किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? राज्य, मंडल, जनपद और विकास क्षेत्र स्तर पर। प्रेरणा लक्ष्य कैसी शिक्षा के लिए है? बुनियादी शिक्षा के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट पे, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? भाषा एवं गणित के लिए। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षा के लिए है? कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए। प्रत्येक कक्षा के लिए कितने प्रेरणा लक्ष्य है? 2। प्रेरणा लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? 10। 5 भाषा की, 5 हिंदी के। निर्धारित सूची से 5 शब्द तथा 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं प्रेरणा लक्ष्य है। कक्षा 1 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना प्रेरणा लक्ष्य है। कक्षा 2 भाषा के लिए। कक्षा 2 भाषा गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? जोड़ एवं घटाना, 1 अंकीय प्रश्न 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। कक्षा 3 भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ पाते हैं। कक्षा 3 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? जोड़ एवं घटा हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? भाषा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रेरक विकास खंड के लिए विद्यार्थियों का सत्यापन कौन करेगा? तो अभी हमने देखा था स्वतंत्र बाह्य संस्था या थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा। स्कूलों ने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? स्वतंत्र संस्था करेंगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया में ब्लॉक खुद को मूल्यांकन के लिए क्या करेगा? नामांकित करेगा। नामांकित ब्लॉक से लगभग कितने स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा? तो इसमें 20 स्कूलों का स्वतंत्र संस्था द्वारा ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक कब घोषित किया जाएगा? यदि चयनित 20 स्कूलों के सभी छात्रों द्वारा मूल्यांकन में प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं तो लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम पर बात करते हैं तो लर्निंग आउटकम का अभिप्राय कक्षा कोर्स कार्यक्रम के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल से है। इसे दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं। लर्निंग आउटकम से आप क्या से समझते हैं? दूसरी तरह समझे। क्वेश्चन 28 में इस तरह के मैंने 121 क्वेश्चन बनाए हैं। वह परिणाम जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम क्या इंगित करते हैं? तो सीखने के अनुभव के बाद छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से बदलाव आएंगे। यह लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से क्या बताते हैं? तो यह बताते हैं कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं या उसे कौन कौन सी दक्षताएं हासिल करनी है। लर्निंग आउटकम के स्तर या प्रकार कितने हैं? तो यह 3 प्रकार हैं। केंद्रित या फोकल लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के प्रकार इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कितने हैं? 3। केंद्रित या फोकल लर्निंग आउटकम क्या है? केंद्रित या फोकल लर्निंग आउटकम
यह सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। इनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित होते हैं। नेस्टेड आउटकम क्या होता है? नेस्टेड आउटकम से यह अ, समान ये समान प्रकृति के कई करिकुलम या पाठ्यचर्या लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए होते हैं। उप आउटकम या सब लर्निंग आउटकम क्या है? यह सीधे कक्षा शिक्षण कार्यक्रम से जुड़े प्रक्रिया में सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से बनाए जाते हैं। लर्निंग आउटकम कैसा लक्ष्य है? यह परिणाम आधारित लक्ष्य है। लर्निंग आउटकम बच्चे की प्रगति का आकलन कैसे करता है? गुणा बच्चा सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही सही कर पाता है तो इसका क्या आशय निकलता है? इस प्रश्न में हमने देखा है कि बच्चा जोड़ घटा की संक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और यह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित होता है। यानी कि लर्निंग आउटकम को हम सीखने के प्रतिफल भी कहते हैं। लर्निंग आउटकम की अवधारणा क्या है? लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधित दिशा प्रदान करने के लिए। परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक क्या करने के लिए स्वतंत्र होते हैं? तो शिक्षक अपनी सोच, ज्ञान, अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों, नवाचारों, आईटीसी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लर्निंग आउटकम बच्चों को जानने, समझने और पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में किन शक्ति के विकास पर बल देते हैं? तो यह चिंतन, तर्क और कल्पना। प्रेरणा सूची हमें क्या बताती है? इसके बाद हम प्रेरणा सूची पर बात करते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए हिंदी व गणित विषय के उप विषय तथा उसके संगत दक्षताएं। यहाँ उप विषय प्रेरणा सूची में उप विषय जो है वह क्या है? वह नेस्टेड आउटकम है। प्रेरणा सूची में दक्षताएं जिसे हम कह रहे हैं वह क्या है? उप आउटकम है। यानी कि प्रेरणा सूची में हमें क्या बताया जाता है? नेस्टेड आउटकम और सब आउटकम के बारे में बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 प्रेरणा सूची हमें क्या बताती है? तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए हिंदी व गणित विषय के कितने उप विषय तथा कितने उनके संगत दक्षताएं हैं? समझ रहे हैं कि नेस्टेड आउटकम और सब आउटकम कितने हैं, यह हमें प्रेरणा तालिका बताती है। प्रेरणा तालिका क्या है यह भी हमने बात की है। प्रेरणा तालिका बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति बताती है। हिंदी व गणित विषय में कक्षा के प्रत्येक बच्चे के नाम के साथ विषयवार लर्निंग आउटकम दिए रहते हैं। यानी कि प्रेरणा तालिका में एक चीज और ऐड हो जाती है, वह क्या? बच्चे का नाम। प्रेरणा तालिका हमें क्या बताती है? यह तालिका हमें यह बताती है कि विषयवार किन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है। यह बताती है कि बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति क्या है। प्रेरणा तालिका को कैसे भरते हैं? प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें उस बच्चे ने 3 अंक या 100% प्राप्त कर लिया है, सही का निशान लगाते हुए उस माह व वर्ष को भरते हैं। प्रेरणा सूची और तालिका में क्या अंतर है? प्रेरणा सूची और तालिका में यही अंतर है कि जब प्रेरणा सूची को बच्चों से जोड़ दिया जाता है तो वह प्रेरणा तालिका बन जाती है। समानता यह है कि दोनों में लर्निंग आउटकम होते हैं। प्रेरणा सूची में कौन कौन से विषयों की दक्षताएं दी गई हैं? तो इसके प्रश्न का आंसर है हिंदी व गणित की। प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? कक्षा 1 से 3 के लिए 14 दक्षताएं और 4 से 5 के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं। कक्षा 1 की प्रेरणा सूची में कितने उपविषय यानी कि कितने नेस्टेड लर्निंग आउटकम है? तो 9 नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट देखते हैं कि कक्षा 3, 4 व 5 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने उपविषय हैं, कितने नेस्टेड लर्निंग आउटकम है? 7। छोटे छोटे संवाद को प्रभावी तरीके से बोलना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 4 के लिए। लय वाली छोटी छोटी कविताएं बनाना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 5 के लिए। लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उपयोग करना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 4 व 5 के लिए। परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थक शब्दों को जानना किस कक्षा के लिए निर्धारित दक्षता है? तो कक्षा 4 व 5 के लिए। आवेदन लेखन किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 5 के लिए। कक्षा 1 से 5 तक हिंदी व गणित के उप विषय तथा उसके संगत दक्षताओं का सूचीबद्ध निरूपण क्या है? तो प्रेरणा सूची। हम प्रेरणा सूची की डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, कक्षा 1 से 5 तक हिंदी व गणित के उप विषय तथा उनके संगत दक्षताओं का सूचीबद्ध निरूपण। यदि उस विषय तथा उसकी संगत दक्षता के सूचीबद्ध निरूपण को बच्चे से जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है प्रेरणा तालिका। कक्षा 1 से 3 तक की प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी जाती हैं? तो कितनी दक्षताएं दी जाती हैं? 14 दक्षताएं। कक्षा
4 से 5 तक की प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी जाती हैं? 16 दक्षताएं। कक्षा 3 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने नेस्टेड आउटकम हैं? तो 7। वह सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, शब्द पहचान, पढ़ना, मौखिक पठन, पढ़कर समझना और लेखन। यह इसी तरह से आप इस प्रश्न में देखेंगे कि 4 व 5 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने नेस्टेड आउटकम हैं? तो इसमें भी आप देखेंगे 7। भाषा क्या है? हम बात करते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा दो व्यक्तियों के बीच माध्यम का काम करती है। यह स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों को समझने का माध्यम भी है। भाषा का संबंध किससे होता है? भाषा का संबंध भावों और विचारों से होता है। भाषा हमें किस लायक बनाती है? भाषा हमें अपने भावों विचारों को व्यक्त करने लायक बनाती है। भाषा कैसा विषय है? भाषा एक कौशल प्रधान विषय है। भाषा अभिव्यक्ति होने से पहले कौन कौन से चरणों से गुजरती है? तो भाषा अनुभूति और चिंतन के चरणों से होकर गुजरती है। अनुभूति से अभिव्यक्ति तक भाषा विकास का क्रम क्या है? अनुभूति, चिंतन और विचार, अभिव्यक्ति। भाषा सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दैनिक जीवन से होती है। भाषा सीखने की शुरुआत कैसे होती है? हम अपने दैनिक जीवन में से विभिन्न चीजों के बारे में देख सुनकर किसी न किसी भावना की अनुभूति करते हैं और इस अनुभूति को दूसरों से साझा करना चाहते हैं। यही भाषा सीखने की शुरुआत होती है। भाषाई कौशलों के विकास का क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW। भाषा के कितने पहलू होते हैं? तो भाषा के 2 पहलू होते हैं, यांत्रिक और दूसरा है भाव। यांत्रिक है लिपि, वर्तनी शुद्धता, उच्चारण, सुलेख। दूसरा है भाव, चिंतात्मक भाव, अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, समीक्षा करना, राय देना, सारांश निकालना, प्रदर्शन प्रस्तुत करना। भाषा के यांत्रिक पहलू का संबंध भाषा के किस रूप से ज्यादा है? तो बाहरी रूप से। बच्चों में चिंतात्मक पहलू के विकास के लिए क्या करें? खुली कक्षा में सवालों पर चर्चा, अधूरी लाइनों, कविता, कहानियों, रचनाओं, वाक्यों, गद्यांशों को पूरा करने के अधिक से अधिक मौखिक और लिखित अवसर होने चाहिए। घरेलू वस्तुओं, दैनिक क्रियाओं, रिश्तों के बारे में बच्चों को सोचकर बोलने में मदद होती है। भाषा में संदर्भों की क्या भूमिका है? भाषा में संदर्भों के सहारे अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये संदर्भ कौन कौन से हैं? इशारे, चित्र, अभिनय, गीत, कहानी, कविता, काव्य, शब्द किसी न किसी रूप से अर्थ और भाव पकड़ने में सहायक होते हैं। यही संदर्भ भाषा को जीवंत बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने के कौशल विकास के लिए क्या करें? तो हमें अपने आसपास बोले जा रहे शब्द, ध्वनि और आदि के निरंतर संपर्क में रहना जरूरी है और उसमें आसपास की ध्वनियों को सुनकर समझना प्रमुखता से शामिल होता है। नेक्स्ट, भाषा के मूलभूत कौशलों में सुनना क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कौशल का प्रयोग हमें दैनिक जीवन में लगातार करना होता है। सुनने का आशय है समझना और सुनकर अपेक्षित प्रतिक्रिया देना। बच्चों को शुरुआती दिनों में ध्वनि पहचान कैसे आती है? तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर समझना, उसमें अंतर कर पाना, तुक समझ पाना, जैसे माला, नाला, काला। शब्दों को अलग अलग पहचान पाना, शब्दांशों की ध्वनि को अलग अलग पहचान पाना, वर्ण की ध्वनि को अलग अलग पहचान पाना। बोलना और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है? बोलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहज और स्वाभाविक रूप से विचारों के आदान प्रदान या संवाद की प्रक्रिया है, जो बचपन से तुतलाने और बुदबुदाने से प्रारंभ होकर सार्थक, तार्किक और धारा प्रवाह बोलने के कौशल में बदल जाती है। अब हम ध्यानाकर्षण की बात करते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीक बताई गई हैं? तो 17 शिक्षण टेक्निक बताई गई हैं। ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग टेक्निक के अंतर्गत मुख्य कितनी शिक्षण अधिगम सामग्री अंकित हैं? 13। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में शिक्षण तकनीक संख्या 5 के अंतर्गत दिए गए उदाहरण में कार्बन का कौन सा क्रिस्टलीय रूप नहीं अंकित है? कालेख। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कंसेप्ट कार्ड द्वारा पदार्थ की समझ विकसित करना किस शिक्षण तकनीक में चर्चा की गई है? तो नवाचार। तंबोला चित्र बनाने की गतिविधि का प्रयोग किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत किया गया है? शिक्षण तकनीक 4। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में स्वनिर्मित चक्के पे चक्का सामग्री का उपयोग किस तकनीक में किया गया है? तो टेक्निक 5 में। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल
आधारित शिक्षण तकनीक संख्या एक बच्चे में निम्नांकित प्रवृत्ति हेतु सहायक नहीं है। तार्किक ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत छोटे समूह में बच्चों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 3 से 5। बच्चों में संख्याओं के आरोह अवरोह क्रम की अवधारणा की चर्चा किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत की गई है? तो रोचक खेल शिक्षण तकनीक। रोल प्ले के माध्यम से हम बच्चों को मुख्य रूप से कराते हैं विषय वस्तु का बोध। प्रश्न पूछो बॉक्स गतिविधि को कक्षा में किस प्रकार कराते हैं? व्यक्तिगत और समूह में। प्रभावी शिक्षण तकनीक के अंतर्गत कक्षा के फर्श पर बच्चों को खेल के माध्यम से किस प्रकार का प्रमुख अवसर प्रदान किया जाता है? सीखने का। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 में शामिल है। अधिगम आधारित शिक्षण आवश्यकता उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 में शामिल है। लर्निंग आउटकम अधिगम स्तर में अंतर लर्निंग गैप इन पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं विभिन्न अधिगम स्तर के बच्चों वाली क्लास में बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का मुख्य कारण क्या है? किस शिक्षकों का सामान्य रूप से शिक्षण कार्य करना। अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं होने का कारण है विद्यालय में सभी बच्चों को एक ही तरह से शिक्षा देने का तरीका। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 2020-21 किन कक्षाओं से के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुसार लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा? कक्षा 4 से 8 तक की कक्षाओं के लिए। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 2020-21 किन विषयों के लिए? हिंदी और गणित विषयों के लिए। ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्यों है? बच्चों में अवधारणा और कौशलों को सीखने के में आई कठिनाई व परेशानी आती है, उन्हें दूर करने के लिए। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? पारिवारिक शैक्षिक स्थिति, वातावरण व आर्थिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट देखते हैं 102 अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप क्या होता है? बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर नहीं लर्निंग गैप है। लर्निंग गैप का क्या फार्मूला है? तो लर्निंग गैप इज इक्वल टू अपेक्षित अधिगम स्तर माइनस वास्तविक अधिगम स्तर। अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों का क्या नहीं बताता? वास्तविक अधिगम स्तर को नहीं बताता है। आधारभूत आकलन प्रपत्र किस लिए बनाया जाता है? बच्चों के चिन्हांकन के लिए। आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 8 के लिए निम्न कक्षाओं की मूलभूत कौन सी कक्षाओं की मूलभूत दक्षताएं रखी जाएंगी? तो कक्षा 1 से 7 तक की। आधारभूत आकलन प्रपत्र में कैसे प्रश्न होंगे? तो इसमें कुल प्रश्नों का 20% ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक और 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। आकलन प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए कितने प्रश्न होंगे? एक प्रश्न। आकलन प्रपत्र में कक्षा 4 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव। आकलन प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न, 20 ऑब्जेक्टिव, 5 सब्जेक्टिव। दोनों स्तर पर प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे? 3 अंक। ध्यानाकर्षण में सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान विशेष किस पर ध्यान देंगे? कक्षा में बच्चे अधिकाधिक क्रियाशील रहें। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 2020-21 के दौरान शिक्षकों द्वारा किस मुख्य बिंदु का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाना है? तो लर्निंग आउटकम। एक अच्छा शिक्षक रचनात्मक आकलन के अंतर्गत बच्चों की प्रगति का क्या करता है? सतत आकलन। रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं? सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करना, ताकि शिक्षक समय रहते निराकरण कर सके उनकी समस्याओं का, उसे एक रचनात्मक आकलन कहते हैं। रचनात्मक आकलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो रचनात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नाम से जाना जाता है। रचनात्मक आकलन क्या करता है? बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को ही समाप्त कर देता है। शिक्षण अधिगम चक्र के चरण क्या हैं? प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन और नियोजन। शिक्षण अधिगम चक्र के चरण आकलन के भाग हैं। ध्यानाकर्षण और संवर्धन। प्रातःकालीन सभा सत्र में शामिल है प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल्य शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन, पर्यावरण पर चर्चा आदि। संध्याकालीन सभा सत्र में शामिल है व्यायाम, खेल, बाल सभा, कला, हिंदी सुलेख, सूत्रलेख, संगीत। यह मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग पर जो चल रही है उस पर पहला वीडियो है।
121 प्रश्नों का। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।